friends, welcome back to JK Exemplified. My name is Devesh, and we'll be starting a geography section of JKS Prelims 22 crash course. और so friends, जैसा हमने पहले देखा, हर साल around 15 to 16 questions जो हैं, they are asked from geography section. ठीक है. और कुछ questions are relatively very easy. अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आसानी से हो जाएगा. और इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं. पहला तो फिजिकल ज्योग्राफी है, जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको काफी समझनी है और फैक्चुअल चीजें भी हैं. दूसरा इंडियन ज्योग्राफी है, जहाँ पे आपको ऑब्वियसली मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट की समझ इंपॉर्टेंट है. और तीसरा इकोनॉमिक ज्योग्राफी है या ह्यूमन ज्योग्राफी है, जहाँ पे इकोनॉमिक एलिमेंट्स को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं. So with that in mind, we'll start with the physical geography first. And in that, firstly, let's start with origin and evolution of universe. ठीक है. So friends, अगर हम रात को नाइट स्काई में देखें तो we'll see a number of stars. ठीक है. And we'll see a number of planets. ठीक है. और जो नाइट स्काई है, there are thousands, lakhs of stars and planets. Millions of stars और planets मिलके एक गैलेक्सी बनाते हैं. ठीक है. और जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे. आपने पढ़ा होगा. और जो नियरेस्ट गैलेक्सी है हमारे, वो है एंड्रोमेडा. ठीक है. अब मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलके दे फॉर्म अ यूनिवर्स. यूनिवर्स, सो बेसिकली व्हाट यूनिवर्स वुड मीन इज दैट सपोज ये प्लैनेट्स और स्टार्स हैं, ये मिलके बनाएंगे गैलेक्सी, और कई सारी गैलेक्सीज मिलके बनाएंगी एक यूनिवर्स. ठीक है. सो ये था यूनिवर्स के बारे में. और यूनिवर्स को स्टडी जो है, दैट इज नोन एज कॉस्मोलॉजी. ठीक है. क्योंकि यूनिवर्स को हम कॉस्मोस भी कहते हैं. ओके. ये फैक्ट्स आपको जानने जरूरी हैं. अब नेक्स्ट इज कि यूनिवर्स की एज क्या है. सी, यहाँ पे कोई एक फिक्स्ड नंबर नहीं है जो साइंटिफिकली एस्टैब्लिश किया हो. रिसर्च इस पे चल रही है, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है इस टाइम की, दैट इज बिग बैंग थ्योरी. ठीक है. और उसके अकॉर्डिंगली 13.7 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स का बनना स्टार्ट हुआ था. नाउ बिग बैंग थ्योरी के बारे में अगर हम कुछ चीजें पढ़ें, तो पहला तो इट वाज गिवन बाय जॉर्ज लेमैट्रे. ठीक है. और इसको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं. अब बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो जितना भी यूनिवर्स जो आज हम जानते हैं, वो कॉन्सेंट्रेटेड था एक थिक बॉल, आप कह सकते हैं उसमें. ठीक है. एक सिंगल एटम, सिंगल पीस की तरह वो एग्जिस्ट कर रहा था, और इस को कहते थे सिंगुलैरिटी. ठीक है. और एट द टाइम ऑफ, यानी कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, एक वायलेंट एक्सप्लोजन हुआ जिससे यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ. ठीक है. एक सिंगल जो एटम था, वहां से अलग अलग तरह के एटम्स निकलना स्टार्ट हुए. जो मिले उन्होंने जाके आगे स्टार्स बनाए, प्लैनेट्स बनाए, गैलेक्सीज बनाई, एस्टेरॉइड्स बनाए, कॉमेट्स बनाए. ठीक है. सो दिस इज अबाउट बिग बैंग थ्योरी. ये मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है, थ्योरी है अबाउट एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स. ठीक है. अब एक और जो कहा जाता है, आई डाउट कि ये इंपॉर्टेंट है, बट एक जो थियोरेटिकल मॉडल है कि जब बिग बैंग हमेशा तो नहीं चलेगा. देयर विल कम अ टाइम व्हेन यूनिवर्स विल स्टार्ट कंप्रेसिंग अगेन. अभी एक्सपैंड कर रहा है, यूनिवर्स कंप्रेस करेगा. ठीक है. तो वो जो फिनोमिना होगा, वो कहेगा, वो उसको कहेंगे बिग क्रंच. ठीक है. और बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपैंड, यानी कि स्टार्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, प्लैनेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एस्टेरॉइड्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. ओके. अब इंपॉर्टेंट क्या है, किसने दिया था? जॉर्ज लेमैट्रे. और इसको एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं. और सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट ऑफ स्टार्स. सो स्टार्स को हम डिफाइन करते हैं as localized lumps of gas and dust which come together under the influence of gravitation force. Universe में there are various gases that are present. For example, hydrogen है, helium है, nitrogen है. तो जब ये गैस एक दूसरे के साथ मिलती हैं, ठीक है, जब इनके एटम्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, they clump together, they get together, तो under the force of gravitation वो फॉर्म करते हैं एक स्टार.
ठीक है। और जब ये स्टार्स कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि गैस से लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में जाना स्टार्ट हो जाते हैं, देन दे फॉर्म व्हाट इज नोन एज प्लैनेटेसिमल्स। ठीक है। और ये प्लैनेटेसिमल्स बेसिकली छोटी बॉडीज हैं विच आर मेड अप ऑफ रॉक्स, डस्ट, गैसेस, और ये बेसिक यूनिट एक्ट करते हैं एज अ प्लैनेट। और अंडर ग्रेविटी जब बहुत सारे प्लैनेटेसिमल्स मिल जाते हैं तो दे फॉर्म प्लैनेट्स। ठीक है। इसको हम इस तरह से अगर देखें कि सपोज ये गैस है, इससे प्लैनेटेसिमल्स छोटे 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 क्रिएट होंगे, ऑब्जेक्ट्स जिनको हम कहेंगे प्लैनेटेसिमल्स। और ये जब काफी सारे छोटे 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 मिल जाएंगे और वो तब बनाएंगे प्लैनेट। अब स्टार की यहाँ पे मैं एग्जांपल देना भूल गया। फॉर एग्जांपल हमारे प्लेनेट में स्टार है सन, सन इज ऑल्सो स्टार। ठीक है। देन जो नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार जो है हमारे, दैट इज प्रोक्सिमा सेंचुरी। ओके। और एक प्लैनेट जो है दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ स्टार, फॉर एग्जांपल अर्थ इज अ प्लैनेट दैट रिवॉल्व्स अराउंड सन। और इसका पाथ जो है दैट इज मोस्टली एलिप्टिकल। ऑर्बिट जो है जो इसमें रिवॉल्व करता है वो एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल ऑर्बिट हमने इस तरह का ऑर्बिट एलिप्टिकल होता है। ठीक है। जिसका रेडियस चेंज होए, जिसका रेडियस चेंज होता रहे, कुछ जगह रेडियस कम होगा, कुछ जगह रेडियस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट स्टार्स एंड प्लैनेट्स। सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट सोलर सिस्टम। सो हमारा सोलर सिस्टम जो है दैट कंसिस्ट ऑफ सन प्लस अदर प्लैनेट्स। ठीक है। और प्लैनेट्स के साथ साथ यहाँ पे कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज भी हैं, लाइक एस्टेरॉइड्स, मेटेराइट्स, मेटेओर्स एक्सेट्रा, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। सो firstly, age of our solar system is close to 5.6 बिलियन ईयर्स। ठीक है। और प्लैनेट्स जो हैं वो अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स एगो बने। ठीक है। हमने पहले डिस्कस कर लिया कि प्लैनेट्स कैसे बने हैं। सो हमारे सोलर सिस्टम में देयर आर 8 प्लैनेट्स। ठीक है। और इनका स्टेटस चेंज होता रहता है। प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट नाउ, जबकि पहले प्लूटो वाज अ प्लैनेट। और जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं दैट इज मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्योंकि दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ रॉक्स, गैसेस प्लैनेट्स नहीं है ये। यहाँ पे रॉक एग्जिस्ट करती है, सॉलिड स्टेट में प्लैनेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जबकि जो बाकी के 4 प्लैनेट्स हैं दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, दे आर नोन एज जोवियन और गैस जायंट्स। क्योंकि ये रॉक लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है इनका, दीज कंसिस्ट मेनली ऑफ गैसेस। ठीक है। अब पहली बात तो ये है कि ये डिफरेंस क्यों है टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स के बीच में। ठीक है। अब इसके पीछे 2-3 रीजंस हैं। पहला तो ये कि ये सन के बहुत पास है, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वो सन के बहुत पास है, जिसके कारण यहाँ पे प्रॉपर कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं रही। ठीक है। और दूसरा रीजन जो है वो ये है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वो सन के इतने पास है कि सोलर फ्लेयर जो सन से आती हैं वो जो मोस्ट ऑफ द गैसेस जो उनके एटमॉस्फेयर में है उनको उन्होंने उड़ा दिया। इसीलिए वहां पे गैसेस कम है और रॉकी स्ट्रक्चर ज्यादा हैं। तो जोवियन प्लैनेट्स जो हैं दे आर फार अवे फ्रॉम सन, और वहां पे वो गैसेस, विंड जो है, सोलर फ्लेयर जो है वो हटा नहीं पाई। थर्ड रीजन इज कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं दे आर मच स्मॉलर इन साइज, वो काफी छोटे हैं एज कम्पेयर टू जोवियन या गैस जायंट से, जिसके कारण वहां पे ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो गैसेस को अपने पास होल्ड कर पाए। इसीलिए डी गैसिंग होगी, वहां पे गैसेस एटमॉस्फेयर से एस्केप कर गई। ठीक है। अब जो ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं इनको इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं, और जो जोवियन प्लैनेट्स हैं इनको आउटर प्लैनेट्स भी कहते हैं। और जैसे कि हम डेंसिटी ग्राफ में देखेंगे, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं इनकी डेंसिटी जो है वो इनर प्लैनेट से, जो आउटर प्लैनेट्स हैं, जोवियन प्लैनेट्स हैं, उनसे ज्यादा है। ठीक है। सेकेंडली, सबसे बड़ा जो प्लैनेट है सोलर सिस्टम का दैट इज जुपिटर, और सबसे छोटा जो है दैट इज मर्करी। और काफी प्लैनेट्स के साथ में एक मर्करी और वीनस को छोड़ के बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके मून्स भी हैं। मून्स ये नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जो उनके अराउंड रिवॉल्व करती हैं। ठीक है। अब ये प्लैनेट्स जो हैं दे रिवॉल्व अराउंड सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है। और ये रेवोल्यूशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी जब सन की एक्ट करती है, नेक्स्ट पॉइंट इज कि
एक्सेप्ट फॉर वीनस एंड यूरेनस, बाकी जो 6 प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज वे में रिवॉल्व करते हैं। और वीनस और यूरेनस जो हैं दे आर द ओनली प्लैनेट्स दे रिवॉल्व काउंटर क्लॉकवाइज। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कुछ कुछ चीजें जो प्लैनेट्स के बारे में हमें पता होनी चाहिए। वीनस जो है इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। अगर हम रात को नाइट स्काई देखें तो वीनस वुड लुक लाइक द मोस्ट ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द स्काई। देन इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये हमने पढ़ लिया। देन अर्थ, इट्स ऑल्सो नोन एज जियोइड। ये थर्ड फ्रॉम द मून है बट इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। एंड अर्थ की लोकेशन की वजह से लाइफ इज पॉसिबल। और ये इसको इसकी जो लोकेशन है इसको गोल्डीलॉक जोन भी कहा जाता है। गोल्डीलॉक जोन वो लोकेशन है, वो पोजीशन है इन सोलर इन वो पोजीशन है इन सोलर सिस्टम जहां पे एनवायरमेंटल कंडीशंस आर मोस्ट सुटेबल फॉर लाइफ। जैसे कि सन से डिस्टेंस है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं वो सब एक एप्ट अमाउंट में प्रेजेंट है अर्थ में, जिसके कारण लाइफ यहाँ पे पॉसिबल है। अब मार्स जो है दैट इज हाफ द साइज ऑफ अर्थ, और एटमॉस्फेयर इसका मोस्टली नाइट्रोजन और आर्गन का बना हुआ है। इसके 2 मून्स हैं, दे आर नोन एज फोबोस एंड डेमोस। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन जो मंगलयान इंडिया ने भेजा है वो भी एक इंपॉर्टेंट मिशन रहा है। और मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट आती है। एस्टेरॉइड बेसिकली दे आर आल्सो नोन एज माइनर प्लैनेट्स। एस्टेरॉइड्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्लैनेट नहीं बन पाए। ठीक है, जो प्लैनेटेसिमल्स के हमें बारे में हमने पढ़ा, वो प्लैनेटेसिमल्स जो एक ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं अराउंड सन, बट वो आपस में जुड़ के एक प्लैनेट नहीं बन पाए। और काफी टाइम से जो डिब्री है, फॉर एग्जांपल एक्सप्लोजन हो रही है स्पेस में, प्लैनेट्स के बीच में कोलिजन हो रही है, स्टार्स के बीच में कोलिजन हो रही है, उसके कारण जो डिब्री क्रिएट हो रहा है वो भी एस्टेरॉइड का पार्ट बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट प्लैनेट इज जुपिटर, इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। और इसका जो मास है इंटरेस्टिंगली दैट इज मोर देन कंबाइंड मास ऑफ अदर प्लैनेट्स। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और जुपिटर के सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स हैं, दैट इज 80 मून्स है जुपिटर के। सैटर्न के सैटर्न का येलोइश कलर है और बहुत ही मार्वलस ब्यूटीफुल रिंग्स इसके अराउंड देखने को मिलती है, जैसे आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं। ये जो रिंग्स हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं। इट इज द लीस्ट डेंस प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके सबसे ज्यादा मून्स हैं, 83 मून्स हैं इसके। ठीक है, अब यूरेनस के बारे में मैंने आपको बताया कि इट रिवॉल्व्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। बहुत ही एक हाईली टिल्टेड एक्सिस है इसका, यानी कि एक्सिस जिस एंगल पे ये रोटेट करता है अराउंड मून, दैट इज वेरी टिल्टेड। नेपच्यून इज द लॉस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और नेपच्यून और यूरेनस जो 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो नेकेड आई से आपको कभी नहीं दिखेंगे, जिसका मतलब है कि ये तभी डिस्कवर किए गए जब टेलीस्कोप की इन्वेंशन हुई। और इसके बाद में एक एस्टेरॉइड बेल्ट आती है विच इज नोन एज क्यूपर्स बेल्ट। ठीक है, सो ये आपको सोलर सिस्टम के बारे में इतना ही जानना है। डिस्टेंस प्लैनेट्स के मैंने जो नीचे यहाँ पे ये चार्ट दिया है इसमें सब कुछ दिया है, प्लीज गो थ्रू इट। सबसे बड़ा प्लैनेट ऑफ कोर्स जुपिटर है, सबसे छोटा मरकरी है। ठीक है, सैटेलाइट सबसे ज्यादा सैटर्न की हैं और जुपिटर की सेकंड हाईएस्ट नंबर की हैं। वीनस और मरकरी की कोई सैटेलाइट नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सोलर सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में। गोल्डीलॉक जोन्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट इज सन। नाउ सन इज द पेरेंट स्टार, सन इज द पेरेंट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और सबसे नियरेस्ट स्टार सन है। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो सेकंड नियरेस्ट स्टार है दैट इज प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो जो सन का रेडियस है ना दैट इज अराउंड 100 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, और मास इज अराउंड मिलियन टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। ये कुछ फैक्ट्स हैं। अब सन की जो कॉम्पोजिशन है इट मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। यहाँ पे 71% इज हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम है, और जो 2.5% बचा दैट इज अदर गैसेस। ठीक है,
और सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शंस चलती हैं, जिसके कारण जो जितनी भी हीट सन से आ रही है दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है कि हाइड्रोजन अगर हीलियम में कन्वर्ट हो while रिलीजिंग लाइट एंड हीट, और यही जो लाइट एंड हीट है वो हमारे तक पहुंचती है। ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज कि सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए एक रे ऑफ लाइट को 8.3 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और एक फिनोमिना होता है विच इज कॉल्ड एज सोलर फ्लेयर्स। ठीक है। अल्टीमेटली जो हीट और लाइट निकलती है दे आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसके कारण जो पार्टिकल्स अराउंड हैं वो चार्ज हो जाते हैं, और ये चार्ज पार्टिकल जब सन की ग्रेविटी को एस्केप कर जाते हैं, यानी कि सन की ग्रेविटी से बाहर निकल जाते हैं, देन दे आर नोन एज सोलर फ्लेयर्स। ठीक है। फ्लेयर का मतलब हवा के जैसा कुछ चल रहा है। और जब ये सोलर फ्लेयर ट्रैवल करते हुए अर्थ के आसपास आती है, और आपको ये भी पता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक चार्ज लेयर है विच इज नोन एज मैग्नेटोस्फेयर। और जब ये चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटोस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, सो तब एक फिनोमिना हमें देखने को मिलता है विच इज नोन एज ऑरोरास। ठीक है। और ये हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल में देखने को मिलता है। साउथ पोल में इट इज नोन एज ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, और नॉर्थ पोल में इट इज नोन एज ऑरोरा बोरियालिस। ठीक है। याद रखिएगा सन की ग्रेविटी से चार्ज पार्टिकल्स जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इंटरेक्ट करते हैं देन इट लीड्स टू डिस्चार्ज ऑफ एनर्जी, जिसके कारण ये लाइट्स, नॉर्दर्न लाइट्स इनको कहते हैं हम, ये हमें देखने को मिलती है। एंड दीज आर आल्सो नोन एज अरोरा बोरियालिस एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव सीन अबाउट सन। सो एक और जो सेलेस्टियल बॉडी जो हमारे पास में है, जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मून। ठीक है। मून के रिगार्डिंग तो इंसान ने कितना कुछ पढ़ा है, कितना कुछ लिखा है, कितना लिटरेचर उसके अराउंड है, कितने सॉन्ग्स उसके अराउंड है। बट मून है क्या? मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। सैटेलाइट मैंने पहले ही बताया जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है। अब सैटेलाइट्स दो तरह की होंगी, एक जो नेचुरली रिवॉल्व करती हैं, यानी कि जिसको इंसान ने बना के नहीं भेजा है स्पेस में, और दूसरा जो इंसान ने बनाया है, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। तो ऐसी सैटेलाइट्स जो हैं दे आर नॉट, दे मैन मेड सैटेलाइट्स। अब इसका फॉर्मेशन जो है, इट इज सेड दैट इट इज 4.4 बिलियन ईयर्स एगो, एंड इट्स डिस्टेंस इज 3.84 लाख किलोमीटर्स अवे। ओके। अब फॉर्मेशन जो है उसके रिगार्डिंग जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जो है दैट इज द बिग स्प्लैट थ्योरी, यानी कि काफी साल पहले, 4.4 बिलियन ईयर्स पहले, एक बड़ा एस्टेरॉइड अर्थ के साथ इम्पैक्ट हुआ, और उस इम्पैक्ट से एक टुकड़ा अर्थ से निकल के बाहर निकल गया, और उसने अर्थ के अराउंड रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। दैट पीस ऑफ अर्थ इज नोन एज मून। ठीक है। So this is what we mean by big splat. And next concept is tidal locking. So tidal locking का मतलब इस मून के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि मून का रोटेशन का जो पीरियड है, जितने टाइम वो रोटेट करता है, इट इज इक्वल टू रेवोल्यूशन पीरियड, यानी कि जितने टाइम में मून रोटेट करता है अराउंड इट्स एक्सिस इज सिमिलर टू द टाइम दैट मून टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। इससे क्या होता है कि हमें सेम साइड ऑफ मून हमेशा दिखती है। अगर आप कभी ऑब्जर्व करेंगे तो हमें हमेशा मून की जो है वो सेम साइड विजिबल रहती है किसी भी अर्थ के एक कोने से। वो इसीलिए क्योंकि वी आर इन अ टाइडल लॉक विद मून। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके। अब दिस वाज अबाउट मून, एंड नेक्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है। सो जैसे मैंने बताया कि अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स एगो प्लैनेट्स फॉर्म हुए, और सारे प्लैनेट्स एक ही टाइम पे अराउंड बनना शुरू हुए थे। ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो है वो दो तीन तरह से है। पहला एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर, यानी कि जो जमीन है, क्रस्ट है, उसका एवोल्यूशन। ठीक है। क्रस्ट, मेटल कोर, इन जो पोर्शंस हैं ऑफ आवर
अर्थ, उनका एवोल्यूशन, अगर आप इसको ऐसे समझें, जब अर्थ बनना स्टार्ट हुआ आफ्टर बिग बैंग, अब आफ्टर 8 बिलियन ईयर्स, जब अर्थ बनना स्टार्ट हुआ, उस स्टेज को हम कहेंगे प्राइमोर्डियल स्टेट, यानी कि एट द वेरी बिगनिंग। सो उस टाइम पे अर्थ वाज वेरी वोलेटाइल, नई एसोसिएशंस हो रही थी, अलग अलग गैसेस मिलके नए कंपाउंड्स बना रही थी, ठीक है, नई क्रस्ट बन रही थी, नया एटमॉस्फेयर बन रहा था। सो उस टाइम पे जो वोलेटिलिटी, सो अर्लियर स्टेज वाज वेरी वोलेटाइल, नए नए, सो जो फर्स्ट स्टेज दैट इज प्राइमोर्डियल स्टेज थी, यानी कि एट द बिगिनिंग ऑफ द अर्थ, जब अर्थ बनी, उस टाइम पे अर्थ एक बॉल ऑफ गैसेस रहा होगा, जो धीरे धीरे कंडेंस हो रही थी, जो जुड़ के स्ट्रक्चर्स, रॉक लाइक स्ट्रक्चर्स बना रही थी, ठीक है, डीगैसिंग भी हो रही थी, कि जो ओवरऑल बची कुछ एटमॉस्फेयर में गैसेस है वो भी निकल रही थी। उस टाइम पे एक बड़ी वोलेटाइल सिचुएशन थी यहाँ पे। ओके, सो धीरे धीरे विद टाइम, जैसे जैसे एटम्स जुड़ते गए, ठीक है, गैसेस जुड़ती गई, सो अर्थ की डेंसिटी बढ़ती गई, ठीक है, और इसके साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ा, ठीक है, और ये टेम्परेचर बढ़ने से जो डेंसिटी थी मटेरियल की, वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग डेंसिटी का मटेरियल बनना शुरू हो गया, जिसके कारण अर्थ की लेयर्स बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि सबसे अंदर कोर है, उसके ऊपर मेंटल है, और उसके ऊपर क्रस्ट है, जहां पे अलग अलग डेंसिटी के एलिमेंट्स मिलेंगे आपको। कोर जो कि वेरी हाई टेम्परेचर है, वहां पे आपको लिक्विड मेटल्स मिलेंगे। उसके बाद मेंटल में आपको आयरन वगैरह काफी अबंडेंट मिलेंगे। उसके बाद जो क्रस्ट है, वहां पे हर एक तरह का एलिमेंट आपको छोटे छोटे फॉर्म्स में, कुछ मेजोरिटी कुछ माइनॉरिटी में, कुछ बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन में, कुछ कम कंसंट्रेशन में मिलता जाएगा, ठीक है। यानी कि मटेरियल जो था वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया बेस्ड ऑन द डेंसिटीज। और इसके बाद जैसे जैसे एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हुआ, कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गई, और फाइनली हमें जो तीन आज जो हम डिवीजन जानते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, वो बनी, ठीक है। अब दिस वाज अबाउट लिथोस्फेयर। Lithosphere basically is the portion that is related to crust, the solid portion of the earth. And then we'll see the evolution of atmosphere, that is gaseous portion of the earth, and hydrosphere, the liquid portion of the planet earth, ठीक है। सो पहले अगर एटमॉस्फेयर के बारे में देखें, एटमॉस्फेयर तीन स्टेजेस में बना। पहला जो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था, विच वाज अबंडेंट इन हीलियम एंड हाइड्रोजन, उसका लॉस हुआ। अब क्यों? सोलर फ्लेयर्स ने आके उनको डीगैसिफाई किया, ठीक है। सो इंटीरियर जो था वो बहुत हॉट था, जिसके कारण काफी सारी जो हीट है वो बाहर निकली, काफी सारी गैसेस बाहर निकली, वॉल्केनिक इरप्शंस हुई, जिसके कारण और गैसेस बाहर निकली। एंड दिस पीरियड इज नोन एज डीगैसिंग। दिस फिनोमिनन, दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी जो ये हो रहा था, इसको डीगैसिंग कह रहे हैं, यानी कि गैसेस का बाहर निकलना। और ही इस टाइम का जो एटमॉस्फेयर है, अर्ली एटमॉस्फेयर इसको कहते हैं, इट वाज फुल ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ठीक है। ऑक्सीजन इस टाइम पे नहीं था, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए यू नीड रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस के बगैर ऑक्सीजन मिलना आपको बहुत मुश्किल है, ठीक है। और ये डीगैसिंग के बाद में वाटर वेपर्स जो निकले वो कंडेंस होना स्टार्ट हुए, और कंडेंस होके वो लिक्विड बने, वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट हुए, और उसके कारण ओशन बने, ठीक है। और ये अराउंड 500 मिलियन साल जब अर्थ बनी, उसके बाद में ओशंस बनना स्टार्ट हुए, एंड दिस इज व्हाट केम टू बी नोन एज हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। अब ये जब हॉट गैसेस निकली, तो इसने हमारे एटमॉस्फेयर को थोड़ा मॉडिफाई किया, यानी कि अंदर से जो अर्थ के इंटीरियर से जो गैसेस आ रही हैं, उन्होंने नाइट्रोजन ऐड किया, अमोनिया ऐड किया, वाटर वेपर्स ऐड किए, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की, बट ऑक्सीजन नहीं था। फाइनल मॉडिफिकेशन जो एटमॉस्फेयर की आई, दैट वाज थ्रू फोटोसिंथेसिस। यानी कि जब लाइफ अर्थ में स्टार्ट हुई, जो माइक्रोस्कोपिक एल्गी जो स्टार्ट हुए होंगे, ऑर्गेनिजम्स जो स्टार्ट हुए होंगे, उन्होंने जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होती है और ऑक्सीजन एक्सहेल होती है बाय प्लांट्स या फिर कुछ बैक्टीरिया लाइक एल्गे, ठीक है। और इट इज सेड दैट 250 से 3000 मिलियन इयर्स एगो फोटोसिंथेसिस पहले स्टार्ट हुआ था ओशंस में। लाइफ पहली ओशन में आई थी, ये बात याद रखिएगा।
और ये जो ओशियन धीरे धीरे कुछ सालों बाद जो पानी में ओशियन डेवलप होना शुरू हुआ, वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में एस्केप होने लगी, ठीक है, और जिसके कारण एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आया और फाइनली लाइफ ऑन अर्थ एज अ होल एग्जिस्ट हुई. So I hope this was clear about evolution of atmosphere on Earth. So next एक जो last topic आज के lecture के लिए हम देखेंगे that is meteoroids, meteors, asteroids, comets, जो काफी सारी चीजें होती हैं. So see जो सोलर सिस्टम है, स्काई है, वहां पे काफी तरह के, मैंने आपको बताया, माइनर प्लैनेट्स जो एस्टेरॉइड भी होती हैं, काफी सारे डिब्री है वहां पे जो प्लैनेट्स नहीं बन पाई, जो बॉडीज एक दूसरे से मिलके एक प्लैनेट नहीं बना पाए, वो वहां पे घूम रहा है, ठीक है. और इसी को जब वो जो रॉकी बॉडी जो प्लैनेट से छोटी है बट दे ऑर्बिट अराउंड द मून, अराउंड द सन, दे आर नोन एज एस्टेरॉइड, ये हमने डिस्कस किया. अब यही जो एस्टेरॉइड है, अब ये जो एस्टेरॉइड है या प्लैनेट्स हैं या कॉमेट है, इनके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जब ये अर्थ की तरफ आए देन दे आर नोन एज मेटेरॉइड. जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर जाए और उसके कारण हीटअप हो, और जो हमें मेटेरॉइड शावर्स, मेटेर जो, और उसके कारण हीटअप हो और टूटना शुरू हो जाए, उनको कहते हैं मीटियोर्स. और तभी आप अगर इंटरनेट पे सपोज सर्च करें मीटियोर शावर, बहुत ही कॉमन है, काफी जगहों पे काफी बार होता है. कुछ साल पहले रशिया में एक बहुत मेजर मीटियोर शावर देखा गया था. और जो मीटियोर के फ्रेगमेंट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाए, दे आर नोन एज मीटियोराइट, ठीक है. मीटियोराइट जो स्पेस में है, फ्रेगमेंट्स ऑफ एस्टेरॉइड्स, प्लैनेट्स जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गए और छोटे टुकड़ों में डिवाइड होना स्टार्ट हो गए, दे आर नोन एज मीटियोर्स. जो अर्थ के सरफेस पे इंपैक्ट करते हैं, दे आर नोन एज मीटियोराइट, ठीक है. और कॉमेट्स क्या है? और यूनिवर्स में, स्पेस में ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो विच आर आइसी इन नेचर, काफी ठंडे हैं, और गैसेस वगैरह, गैसेस, डस्ट, रॉक्स वगैरह, यानी कि एसेंशियली एस्ट्रॉइड्स दैट आर फ्रोजन, ठीक है. एस्ट्रॉइड्स या फिर दोज प्लैनेट्स के लेफ्टओवर्स जो फ्रोजन है, और काफी सारी गैसेस हैं उनके अंदर, और जब वो ऑर्बिट में अपने घूम रहे होते हैं, देन दे हीट अप और दे रिलीज अ ट्रेल ऑफ लाइट, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज कॉमेट, ठीक है. सो दिस वाज अबाउट अ फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू फर्स्ट चैप्टर, दैट इज यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम एटसेट्रा. अब नेक्स्ट में विल स्टार्ट विद जियोमॉर्फोलॉजी, जहां पे हम देखेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थक्वेक, ये सब चीजें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर कोई आपके रिकमेंडेशन या सजेशंस हैं या डाउट्स हैं, प्लीज डू शेयर एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. वी हैव अ वी हैव अ टेलीग्राम चैनल आल्सो, डू सब्सक्राइब टू दैट. काफी कुछ आपको कंटेंट वहां पे भी मिलेगा. सो थैंक यू गाइस.